Hello viewers, welcome back to YouTube channel Physics Quantum Classes by Abhay Kumar. In this video, we will discuss deduction of laws of reflection and refractions using Fermat's principle. In geometrical optics of class BSc Part 2 for physics honors, general and subsidiary courses for all universities all over in India. We have to first deduce laws of reflection on the basis of Fermat's principle. इस वीडियो में हम लोग बीएससी पार्ट 2 फिजिक्स ऑनर्स सब्सिडियरी तथा पास कोर्सेस के स्टूडेंट्स के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में फर्मट प्रिंसिपल के हेल्प से परावर्तन के नियम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तथा अपवर्तन के नियमों परावर्तन के नियमों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन के नियमों को डिड्यूस करेंगे फर्मट प्रिंसिपल के हेल्प से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्मट प्रिंसिपल के बारे में। अब फर्मट प्रिंसिपल का यूज करके ही परावर्तन के दोनों नियमों टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तथा अपवर्तन के दोनों नियमों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग डिड्यूस करेंगे। फर्मट प्रिंसिपल को एक बार फिर से रिपीट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे डिडक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग फर्मट्स प्रिंसिपल। Fermat's principle states that the total optical path covered by the light by any number of reflections or refractions from one point to another point is such that the time taken by the light to reach another point from one point to another point should be either minimum, in some cases it is also maximum, or extremum, either maximum or stationary, that is constant. This is Fermat's principle. Now we have to deduce laws of reflection using Fermat's principle. और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फर्मट प्रिंसिपल से हेल्प से डिड्यूस करने के लिए एक रे डायग्राम स्केच करना होगा। यहाँ पर हमने एक रे डायग्राम स्केच किया है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर दो पॉइंट्स फिक्स पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ए तथा बी दो निश्चित बिंदुएं हैं जो एक ही माध्यम में है। सपोज करते हैं ये माध्यम एयर है, एक ही मीडियम में, मतलब ये मिरर है। ये चूँकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग तब ऑब्टेन कर पाएंगे जब किसी ओपेक सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है, सपोज करते हैं प्लेन मिरर है। इसका बैक पोर्शन पॉलिश किया हुआ है, मिरर M1 M2। और ए तथा बी एक ही मीडियम में दो फिक्स पॉइंट हैं। अब कोई लाइट रे ए ओ बी इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। Total optical path covered by the light is AO plus OB. Optical path covered by the light, प्रकाश किरण के द्वारा तय किया गया प्रकाशीय पथ को हम एक्सप्रेस करते हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई द लाइट। यहाँ पर हमने मीडियम को, चूँकि एक ही मीडियम में रिफ्लेक्शन होगा, इस मीडियम को एयर सपोज किया है, तो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1। सो टोटल ऑप्टिकल पाथ कवरिंग बाय द लाइट रे AOB which connects two fixed points A and B in the same medium. Suppose this medium is air.
So optical path, total optical path covered by the light in traveling from point A to another point, or connecting two points A and B, or traveling from one point A to another point B. This is figure number 1 to deduce laws of reflection. So let A and B are two fixed points in a medium. Suppose that medium is air. टू फिक्स पॉइंट इन ए मीडियम, चूँकि लाइट का रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम में होता है, और सपोज करते हैं ये मीडियम एयर है, से एयर, लाइट रे AOB connects 2 points A and 2 fixed points A and B, or light can travel from one fixed point A to another fixed point B. A light ray travels from one fixed point, that is A and B. टू फिक्स पॉइंट कौन है? कैपिटल A and कैपिटल B. Travels from one fixed point capital A to another fixed point B. Therefore, total optical path covered by the light. Therefore, total optical path, कुल प्रकाशीय पथ हिंदी में इसे कहेंगे, टोटल ऑप्टिकल पाथ covered by the light ray in traveling from one point A to another point B, or to connecting two fixed point A and B. Total optical path covered by the light is AO plus OB. O पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद A से लाइट रे A से स्टार्ट करके A से पॉइंट A से O तक ट्रेवल किया, और यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे फिर रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में चेंज पाथ पर OB के अलॉन्ग ट्रेवल करके पॉइंट B तक पहुँच गया, दूसरे पॉइंट B तक पहुँच गया। इस प्रकार ये नॉर्मल यहाँ पर सपोज किए हैं, नॉर्मल NO नॉर्मल ड्रॉन किए हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, तो इंसिडेंट रे AO हो गया और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी ढंग से नॉर्मल NO तथा रिफ्लेक्टेड रे OB के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ स्मॉल r। अब यहाँ A तथा B दोनों पॉइंट्स फिक्स पॉइंट से मिरर पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस सपोज करते हैं प्लेन मिरर है, इस पर नॉर्मल ड्रॉन किया गया AM1 और B से BM2। नॉर्मल का लेंथ कितना है? AM1 इज स्मॉल a, BM2 इज स्मॉल b। डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ टू परपेंडिकुलर्स M1 एंड M2 इज स्मॉल d। अब सपोज करते हैं M1 से पॉइंट O का जहां लाइट रे इंसिडेंट किया है उसका डिस्टेंस x है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस इस पॉइंट O से M2 का डिस्टेंस d माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स फिक्स पॉइंट्स के बीच का टोटल डिस्टेंस d है, स्मॉल d। तो टोटल ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे in traveling from one point A to another point B in the same medium, in a medium, suppose air is, so total optical path covered by the light in traveling from point A to point B, in traveling from point A to point B is total optical path L is equal to AO plus OB, and distance AO is suppose AM1 is A and this distance x is M1 O is x, then using Pythagoras theorem AO is equal to root under A square plus x square is equal to root under A square plus x square, and this distance OB is, this distance AO is root under A square plus x square. This distance is root under A square plus x square using Pythagoras theorem, and distance OB is root under B square plus D minus x square. This distance is root under B square plus D minus x square. Distance OB is, optical path OB is
रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि यहाँ से बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, प्लेन मिरर पर, वह BM2 है जिसका लेंथ सपोज किया गया है B, और ए पॉइंट से जो लेंथ ड्रॉन किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर या प्लेन मिरर पर, वह AM1 डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, स्मॉल a है। और जहाँ पर लाइट ए पॉइंट से ट्रेवल होकर के स्टार्ट करके लाइट ओ पर पहुँचे, ओ पर लाइट रे ओ पर रीच किया है, ये जो डिस्टेंस है लाइट रे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट रे AO, ऑप्टिकल पाथ AO इज रूट अंडर A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चूँकि यहाँ से M1 से O का डिस्टेंस सपोज कर लिए हैं x, और टोटल डिस्टेंस M1 M2 के बीच का स्मॉल d है। तो ये अगर M1 से O का डिस्टेंस जहाँ पर लाइट इंसिडेंट किया है पॉइंट A से आकर के, तो A से ट्रेवल करके स्टार्ट करके लाइट रे दोनों फिक्स पॉइंट को कनेक्ट किया है, AOB जो लाइट रे है दोनों फिक्स पॉइंट A और B को कनेक्ट किया है। तो A से ट्रेवल करके स्टार्ट करके B पर पहले O पर स्ट्राइक किया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिर OB के लॉन्ग ट्रेवल कर B पर पहुँच गई लाइट रे। तो उस सिचुएशन में M1 से O का डिस्टेंस x है, तो O से M2 का डिस्टेंस d माइनस एक्स होगा। तो AO डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AO इजकल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली OB इजकल टू रूट अंडर BM2 डिस्टेंस इज B, BM2 डिस्टेंस इज स्मॉल b, एंड OM2 डिस्टेंस इज d माइनस एक्स। सो OB इजकल टू रूट अंडर B स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर। So total optical path covered by the light ray in traveling from point A, fixed point A to another fixed point B in the same medium. Suppose that medium is air. For air, refractive index is mu is equal to 1. So AO is equal to root under x square plus s square plus OB is equal to, this distance OB is equal to root under perpendicular square plus base square. That is perpendicular is B and this distance OM2 is d minus x, because total distance M1 M2 is d. OB is equal to B square plus d minus x square. Now using Fermat principle, point O will have position on the reflecting surface or plane mirror M1 M2 such that time taken by the light ray in traveling from point A, fixed point A to another fixed point B should be minimum और स्टेशनरी। ये फर्मर्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एल शुड बी, फॉर मैक्सिमम मिनिमा DL बाई डी एक्स इजकल टू क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स इजकल टू 0। देयरफॉर यहाँ टाइम टेकन बाई द लाइट, the optical paths covered by the light should be such that time taken by the light ray should be minimum or maximum, or in some cases time taken by the light ray to travel from one point to another point after reflections or refractions should be maximum in a stead of minimum। कुछ केसेस में होता है, जैसे स्फेरिकल मिरर से जब रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ पर टाइम जो होगा ऑप्टिकल पाथ टेकन बाय कवर्ड बाय द लाइट के लिए टाइम मैक्सिमम होगा। यहाँ प्लेन मिरर है तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, मिनिमम होगा रिफ्लेक्शन के लिए। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा dy बाई डी एक्स इजकल टू 0, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन L का होगा, L का x के रिस्पेक्ट में, दैट इज ऑप्टिकल पाथ का। तो उसके लिए O का पोजीशन इस ढंग से होगा, पॉइंट O विल हैव द पोजीशन सच दैट टाइम टेकन बाय द लाइट रे from in traveling from fixed point 1 fixed point A to another fixed point B should be minimum because the surface is plane। इसमें जो टाइम होगा लाइट रे को रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वह टाइम मिनिमम होगा। वही स्फेरिकल सरफेस मिरर रहता तो उस केस में टाइम मैक्सिमम होता है। तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम भी चाहे मैक्सिमम भी क्या है, कांस्टेंट है। तो देयरफॉर यूजिंग फर्मर्स प्रिंसिपल DL by dx for maximum minima dy by dx is equal to 0, dx is equal to 0. So here DL upon dx is equal to 0. अब यहाँ L का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया है, टोटल ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट फिक्स पॉइंट A टू अनदर फिक्स पॉइंट B। तो DL by dx, तो इसमें हम DL by dx इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लें। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का हम यूज करेंगे और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमें और इस फिगर के हेल्प से हमें सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज I इजकल टू R मालूम हो जाएगा।
डिड्यूस हो जाएगा। तो नाउ वी हैव ऑब्टेन द कंडीशन फॉर मिनिमा, that is dl upon dx is equal to 0. Now total optical path covered by the light is L is equal to root under a square plus x square plus root under b square plus d minus x square. इस रे डायग्राम से हमने ऑब्टेन किया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 का यूज करते हैं, इक्वेशन 1 का यूज करते हैं इक्वेशन 2 में। यूजिंग 1 इन 2 वी हैव, ये मैक्सिमा का मिनिमा का कंडीशन है, dl upon dx आइदर मैक्सिमा और मिनिमा, dy by dx is equal to 0। हेयर पाथ है, पाथ टेकन बाय द लाइट, पोजीशन ऑफ O on the plane on the reflecting surface should be such that the time taken by the light between 2 points A and B should be minimum because the surface is plane surface, a plane reflecting surface. So using 1 in equation 2 we have, or using equation 1 in equation 2 we have dl upon dx is equal to 0। फॉर्मेट प्रिंसिपल का यूज करके मिनिमा का कंडीशन यूज किया और इसमें अप्लाई किया फॉर्मेट प्रिंसिपल, और L का जो वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर, एल का वैल्यू, एल इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे, ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ओ बी का वैल्यू रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 0 होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग करके, डी वाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। RHS में 0 है। अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो हमें ऑब्टेन होगा 1/2 रूट अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स होता है। तो उसी फार्मूला का यूज करते हुए, यहाँ रूट का मतलब पावर हाफ हो गया, तो इसलिए 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस 1, और फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे। ए कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये AM1, लेकिन यहाँ एक्स चेंज कर रहा है, एक्स का पोजीशन चेंज करेगा। अगर वो का पोजीशन चेंज करेगा तो एक्स का पोजीशन M1 से एक्स का पोजीशन भी चेंज करेगा। सो रूट अंडर डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ए स्क्वायर का ए कांस्टेंट है तो 0 हो गया, और 2x का एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, प्लस अब सेकेंड टर्म का करेंगे तो 1/2 रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, जो फार्मूला फर्स्ट टर्म के लिए यूज किया उसी फार्मूला से 1/2 रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अब करेंगे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डी माइनस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर बी तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 डी माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू डी माइनस एक्स पावर 2 नीचे आ जाएगा, और 2 डी माइनस एक्स 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो डी माइनस एक्स बी स्क्वायर का बी तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो उसको 0 हमने नहीं लिखा है। इसका डी माइनस एक्स स्क्वायर का 2 डी माइनस एक्स, और फिर अब डी माइनस एक्स का करेंगे तो डी एक बार फिर कांस्टेंट है, M1 तथा M2 के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, तो फिर डी का तो ये डी का 0 हो जाएगा, डी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और 0 एक्स का 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 दैट इज -1, 0 माइनस 1 दैट इज यहाँ डी का 0 हो गया, और एक्स का dx बाई डी एक्स इक्वल टू 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, और राइट हैंड साइड में 0 है हमें। अब यहाँ पर सेकेंड टर्म में -0 -1 -1, तो इसलिए सेकेंड टर्म में माइनस आ जाएगा, और यहाँ 2x ये हो जाएगा 0 + 2x तो 2x हो गया, और 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बीच में प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए इस टर्म को राइट हैंड साइड में डायरेक्ट कर देते हैं, तो 0 - 1 इक्वल टू -1 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 0 है तो इक्वल टू 2 डी माइनस एक्स
इस टर्म को उधर लेगा, क्योंकि ये टर्म निगेटिव हो जाएगा 0 -1 के कारण, -1 होगा तो इसलिए ये निगेटिव टर्म हो जाएगा। इसको RHS में लेगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन 2√√b² प्लस d माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 2d माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सॉरी, 0 तो राइट हैंड साइड में कर ही दिया, क्योंकि ये सेकेंड टर्म 0 -1 के कारण यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तो इसको राइट हैंड साइड में ले गया तो पॉजिटिव हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर 2 से 2 यहाँ कैंसिल, फर्स्ट टर्म में भी कैंसिल हो गया, फर्स्ट टर्म में भी कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भी 1/2√√b² d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो 2d माइनस एक्स, 2d माइनस एक्स, यहाँ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और अगर 2 यहाँ लाएंगे तो फिर यहाँ पर ये हमने इस टर्म को ही यहाँ पर ले आया है d माइनस एक्स, तो 2d माइनस एक्स, अब इस टर्म की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 था तो साइड चेंज कर दिया, तो 2x/2√a² प्लस x² इक्वल टू 2, इसी को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2d माइनस x/2 इतना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब ये हो गया कितना, अब इसमें फिगर का यूज फिर से होगा। इक्वेशन नंबर 2 तक ऑब्टेन हमने कर लिया है, अब इक्वेशन 3 ऑब्टेन होगा, इक्वेशन 3 ऑब्टेन होगा, लेकिन उसके पहले अब यहाँ पर हमें ये टर्म बचा x, और x/√a² प्लस x² इक्वल्स टू, और यहाँ d माइनस एक्स अपॉन√b² प्लस d माइनस एक्स का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से फिगर का यूज फिर से करके हमको सेकेंड लॉ, यहाँ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I=R मालूम हो जाएगा और डिड्यूस हो जाएगा। x/√a² प्लस x², यहाँ अगर फिगर देखें हम, यहाँ इस राइट एंगल ट्रेंगल में OM1A में, तो यहाँ पर साइन आई इस एंगल को अगर कंसीडर करते हैं तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर M1O x हो गया, और हाइपोटेनस AO कितना हो गया, √a² प्लस x², और यहाँ है क्या, मेरा वही चीज़ है x/√a² प्लस x²। तो क्वेश्चन 3 का LHS क्या हो गया, साइन आई हो गया, साइन आई, और साइन आई, और ये क्या हो गया, अब इसमें सेकेंड टर्म, इसमें RHS का जो टर्म है इक्वेशन 3 में d माइनस एक्स अपॉन√b² प्लस d माइनस x², यहाँ d माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये एंगल R है, चूँकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल भी R होगा, अल्टरनेट एंगल, चूँकि ये लाइन NO तथा BM2 जो परपेंडिकुलर ड्रॉन की है B पॉइंट से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, प्लेन मिरर पर, तो वो दोनों पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन को एक ऑब्लिक लाइन अगर क्रॉस करता है तो अल्टरनेट एंगल सेम होता है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, नॉर्मल तथा रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। रिफ्लेक्टेड रे कौन है, OB है। इंसिडेंट रे कौन है, पॉइंट ए से ट्रेवल करने वाला लाइट रे कौन है, AO है, तो AO इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल NO के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण आई हो गया, और यहाँ नॉर्मल तथा रिफ्लेक्टेड रे के OB के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये R है, ये और NO पैरेलल है BM2 के, इसलिए ये एंगल R है, तो ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल R हो जाएगा। अब इस एंगल को अगर लिया जाए, इस एंगल को, तो साइन R इक्वल टू इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा OM2, तो साइन R इक्वल टू परपेंडिकुलर OM2 अपॉन हाइपोटेनस OB, दैट इज d माइनस एक्स अपॉन√b² प्लस d माइनस x² हो गया। कौन, डिस्टेंस OB, माने जो कि पाथ कवर्ड बाय द लाइट फ्रॉम O टू B। तो साइन R इक्वल टू क्या हो गया, साइन R इक्वल टू परपेंडिकुलर d माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेनस √b² प्लस d माइनस x²। तो ये साइन R हो गया, और ये LHS इक्वेशन 3 का साइन I। तो साइन I इक्वल टू साइन R, यहाँ हम साइन I इक्वल टू साइन R, देयरफॉर I इक्वल टू R, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। दिस इज here we get second law of reflection, this is second law of reflection। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्मर प्रिंसिपल का यूज करके डिड्यूस हो गया। अब इसी ढंग से हम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी ऑब्टेन कर सकते हैं इसी डायग्राम की हेल्प से, लॉजिकली यूजिंग फर्मर्स प्रिंसिपल। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। Now
after deducing second law of reflection, that is I is equal to R, using Fermat's principle, we have to deduce first law of reflection using Fermat's principle also. So for deduction of first law, we have here two lines, the straight lines AO and OB, that is optical path covered by the light rays AO and OB, intersect at point O of the plane mirror, will lie in one plane, and that plane is perpendicular to the mirror M1, M2, that is perpendicular to the reflecting surface M1, M2. So when light ray covers path AO, AOB, and using Fermat principle, this path covered by the light ray, length of the path covered by the light ray should be least when AO and OB will lie in the same plane, one plane, and that plane will be perpendicular to M1 and M2. Here normal or NO is also perpendicular to M1, M2. Therefore, incident light AO, reflected light OB, and normal will lie in the same plane. Because AO and OB lie in that plane which is perpendicular to M1, M2. If the path covered by the light AOB is least according to Fermat's principle. And here normal NO is also perpendicular to the reflecting surface M1 and M2. Therefore, the plane of AO, OB and normal all in the same plane, and that is perpendicular to the reflecting surface M1, M2. And this proves first law of reflection of light. So here AO, light rays, AO, path covered by the light ray, that is total path AOB should be minimum if AO and OB lie in the plane, one plane, and that plane will be perpendicular to the reflecting surface. Therefore, AO and OB lie in the same plane which is perpendicular to reflecting surface M1 and M2. AO and OB lies in the same plane, that is in one plane that is perpendicular to the reflecting surface M1, M2. AO तथा OB, इंसिडेंट रे तथा रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे O तथा रिफ्लेक्टेड रे OB एक ही प्लेन में होंगे, उस प्लेन में होंगे जो प्लेन M1, M2 के क्या है परपेंडिकुलर है। और यहाँ नॉर्मल भी चूंकि M1, M2 के क्या है परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल M1, M2 के परपेंडिकुलर है और AO और OB उस प्लेन में है जो M1, M2 के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि इंसिडेंट रे AO, रिफ्लेक्टेड रे OB तथा नॉर्मल का भी प्लेन सेम है, एक ही है। एंड दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑल्सो NO, ऑल्सो नॉर्मल, ऑल्सो द नॉर्मल कहाँ डाला गया है, ड्रॉन किया गया है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट O पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के या प्लेन मिरर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ लाइट रे इंसिडेंट किया है ए पॉइंट से ट्रेवल होकर के, तो वहाँ पर एक इमेजनरी लाइन सपोज किया गया है, वर्टिकल लाइन विच इज कॉल्ड नॉर्मल। ऑल्सो द नॉर्मल NO इज परपेंडिकुलर टू द plane mirror M1, M2 to the plane mirror or reflecting surface M1, M2। तो नॉर्मल भी M1, M2 के प्लेन के परपेंडिकुलर है, M1, M2 के परपेंडिकुलर है, और AO तथा OB भी उस प्लेन में है जो कि M1, M2 के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि AO इंसिडेंट रे AO, रिफ्लेक्टेड रे OB और नॉर्मल का भी प्लेन एक ही होगा, सेम प्लेन में होगा। देयरफॉर इंसिडेंट लाइट रे AO, इंसिडेंट लाइट रे AO, रिफ्लेक्टेड रे OB and the normal NO which is drawn at point of incidence
O and the normal NO will lie in one plane and that plane is plane of paper हो सकता है जिस पर हम स्केच करेंगे. will also lie, है ना, will lie in the same plane, one plane or same plane, and this is called first law of reflection of, this is first law of reflection of light. This is first law of reflection of light. Thus we have deduced both laws, second law first, that is I is equal to R, and then after first law of reflection also. So both laws of reflection, that is first law and second law, are deduced using Fermat's principle. Now we have to deduce laws of refraction using Fermat's principle, that is deduction of laws of refraction of light using Fermat's principle. फर्स्ट केस में हम लोगों ने फर्मर्स प्रिंसिपल का यूज कर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को डिड्यूस किया, प्राप्त किया. अब फर्मर्स प्रिंसिपल का यूज करके ही हम प्रकाश का अपवर्तन के दोनों नियमों को, बोथ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वी हैव टू डिड्यूस यूजिंग फर्मर्स प्रिंसिपल. और इसके लिए अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जगह पर एक बाउंड्री सरफेस लेना होगा, ट्रांसपेरेंट, सेपरेटिंग टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस μ1 and μ2 respectively. Suppose that boundary surface is xx dash. This is the boundary surface xx dash which separates two media, medium 1 of refractive index μ1 and medium 2 of refractive index μ2. Suppose medium 1 is rarer medium while medium 2 is denser medium. Suppose कर सकते हैं कि medium 1 rarer medium है, या जैसे कि एयर है, और medium 2 denser है, वाटर या ग्लास सपोज किया जा सकता है. और ऐसा इसलिए कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी, इसको हमने नॉर्मल के एलोंग ये बेंड किया है. और यह तब संभव है जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करे, जिससे कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट के ट्रेवल करने पर डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड घट जाता है. इसलिए लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर जाएगा, और बेंड किधर करेगा, नॉर्मल के लॉन्ग करेगा. अगर इसका स्पीड ज़्यादा होता है, जैसे डेंसर से रेयर मीडियम में प्रकाश किरण प्रवेश करती, इफ लाइट रे विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन स्पीड ऑफ लाइट रे will increase in the rarer medium and therefore that light ray should bend away from the normal. अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम विरल माध्यम में गमन करती है, तो विरल माध्यम में पहुंचने पर उसका वेग बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है विरल माध्यम में, जिससे वह लाइट रे नॉर्मल से अधिक अपने ओरिजिनल पाथ से हट करके नॉर्मल से दूर बेंड कर जाती है, मुड़ जाती है. और इस फेनोमेनन को, दिस फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. प्रकाश का माध्यम में परिवर्तन होने के कारण अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने पूर्व पथ से मुड़ने की घटना को, बेंड करने की घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं. तो यहाँ पर दो फिक्स पॉइंट है, ए तथा ए फर्स्ट मीडियम में और सेकेंड मीडियम में दूसरा पॉइंट बी है, और लाइट रे ए ओ बी इन दोनों फिक्स पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है. मतलब लाइट रे पॉइंट ए से स्टार्ट करके ट्रेवल करके ए ओ इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट लाइट रे, और फर्स्ट मीडियम में ए पॉइंट से लाइट रे ए ओ पाथ कवर करती है, ऑप्टिकल ए ओ पाथ कवर करती है, और वो पॉइंट पर इंसिडेंट होती है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, आपतन बिंदु है, और एक्स डैश बाउंड्री सरफेस है, और ये ट्रांसपेरेंट है जिससे कि लाइट रे उसको पार करके सेकेंड मीडियम में ट्रेवल पहुंच सके.
अब यहाँ पर अगर इस मीडियम 1 को हम रेयर मीडियम मानते हैं और नीचे वाला मीडियम 2 को डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μ1 लिया है, तब जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। तो यहाँ पर भी लाइट रे का जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे OB का जो पाथ है वह नॉर्मल की ओर ये डिफ्लेक्टेड दिखलाया गया है, नॉर्मल की ओर झुका हुआ दिखलाया गया है। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑप्टिकल लाइट इज देन पार्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन एट पॉइंट O, लाइट रे bends towards the normal and travel along OB and reach able to reach another point B in the second medium of refractive index μ2. So total optical path covered by the light in traveling from point A in first medium to another point B in the second medium is, so total optical path, write down total optical path covered by the light rays, by the light ray from point A to point B, that is covering to travel along path AOB, that is A to B. Total optical path covered by the light from point A to point B, from covered by the light ray in traveling from point A to point B, from point A to B, and it is L equals to path AO. अब यहाँ पर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। हमने शुरू में ही बतलाया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिड्यूस कर रहे थे तो कि टोटल ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम द पाथ लेंथ, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट। और यहाँ तो फर्स्ट में रिफ्लेक्शन के केस में तो एक ही मीडियम था और सपोज किए थे वह मीडियम एयर था, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग मीडियम है, एक μ1 और दूसरा μ2, एक एयर और वाटर हो सकता है, या रेयर मीडियम वाटर हो सकता है, डेंसर मीडियम ग्लास भी हो सकता है। इसलिए हम μ=1 नहीं सपोज कर सकते हैं, इसलिए कि अगर मीडियम रेयर वाटर और डेंसर वाटर और ग्लास है तो वाटर रेयर हो जाएगा और रेयर मीडियम हो जाएगा, जबकि ग्लास डेंसर मीडियम हो जाएगा। एयर तथा वाटर है तो उस स्थिति में सिचुएशन में ज़रूर एयर रेयर मीडियम होगा और एयर के कंपेरिजन में वाटर डेंसर मीडियम होगा। तो टोटल ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे। तो μ1 फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और पाथ लेंथ है लाइट का, इंसिडेंट लाइट रे फर्स्ट मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इंसिडेंट लाइट रे वो पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है तो पाथ लेंथ हो गया, इंसिडेंट लाइट का जो लेंथ है पाथ का वह AO है, प्लस सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और पाथ लेंथ है कितना OB, रिफ्लेक्टेड रे कितना पाथ कवर किया सेकेंड मीडियम में B तक पहुंचने के लिए, वह पाथ कितना है OB है। पाथ कवर्ड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट इन द सेकेंड मीडियम इज OB, सो ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट OB इन सेकेंड मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम टाइम्स द पाथ लेंथ OB. नाउ AO distance AO is again, suppose drawn two perpendiculars AC from point A on the boundary surface and from point B to BD, from point B drawn perpendicular BD on the same boundary surface XX dash, so that length of two perpendiculars AC and BD are A and B, BD का लेंथ हो गया B और AC का लेंथ हो गया A। C से O का डिस्टेंस सपोज करते हैं हम X, तो ये डिस्टेंस O से D का जो डिस्टेंस होगा O इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो O से D का डिस्टेंस D-X हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स C तथा D के बीच का डिस्टेंस कितना है, C एंड D के बीच का डिस्टेंस D है, स्मॉल d है, और उसमें भी C से O का डिस्टेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का डिस्टेंस यहाँ लाइट इंसिडेंट किया है बाउंड्री सरफेस पर, तो वह डिस्टेंस x है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस O से D का हो जाएगा कितना D-X, इसलिए कि टोटल डिस्टेंस कितना है, दोनों पॉइंट C तथा D के बीच का डिस्टेंस D है, स्मॉल d है। तो AO इजकल टू फिर से अगेन पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं तो ये राइट एंगल हो जाएगा, यहाँ भी D पॉइंट राइट एंगल हो जाएगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर AO स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर प्लस UO स्क्वायर, डेट इज AO इजकल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो AO इज रूट अंडर A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस μ2 और एंड OB इज रूट अंडर B स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, तो रूट अंडर ये डिस्टेंस हो जाएगा OB इजकल टू रूट अंडर B स्क्वायर परपेंडिकुलर BD स्क्वायर B स्क्वायर प्लस
डी माइनस एक्स स्क्वायर, डी माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको रोमन में 1 हम सपोज करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 1 2 3 4 का यूज किए थे, इसमें रोमन में 1 हम यूज करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। टोटल ऑप्टिकल लेंथ मालूम हो गया, टोटल ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट रे एल इजकल टू इतना हो गया। अब पॉइंट ओ बाउंड्री सरफेस पर पॉइंट ओ का पोजीशन ऑफ पॉइंट ओ दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल हैव सच दैट द पाथ कवर्ड बाय द लाइट AOB should be minimum, or time taken by the light to cover this distance, this path AOB should be minimum. So for maxima and minima, for either maxima or minima, condition is dy by dx is equal to 0. Here dl by dx is equal to 0, and this condition will satisfy Fermat's principle. चूँकि optical path covered by the light from point A to point B is such that time taken by the light to cover that optical distance should be minimum or a stationary constant. तो कांस्टेंट होगा तो उसका चेंज का कोई सवाल नहीं है। ऑप्टिकल लेंथ का, ऑप्टिकल पाथ का डिस्टेंस एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन है वह 0 हो जाएगा फॉर आइदर मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा। तो यूजिंग द कंडीशन फर्मट प्रिंसिपल वी हैव dl upon dx is equal to 0, using Fermat's principle and condition of minima as well. Using the condition of minima will satisfy the condition of will satisfy Fermat's principle, a statement of Fermat's principle. Using Fermat's principle, dl upon dx इज इक्वल टू 0, और फिर से अब डिफ्रेंसिएशन करना होगा l को x के रिस्पेक्ट में, और d अपॉन dx। अब l का वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं इक्वेशन रोमन में 1 से, μ1 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस μ2 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर b स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर, and this is equal to 0. This will equal to 0 according to condition, because using condition of minima and also which will satisfy the statement of Fermat's principle. Right hand RHS is equal to 0. अब इस टर्म का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों को डिफ्रेंशिएट करना होगा। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको कांस्टेंट रखते हुए, तो dy बाई डी एक्स ऑफ μ1 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, μ1 कांस्टेंट है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होगा। यहाँ भी सेकंड टर्म में μ2 कांस्टेंट है जो कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, तो वो कांस्टेंट है, लेकिन जो x वैरी कर रहा है, तो x वाला जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो वैरी कर रहा है, b कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, लेकिन x वैरी कर रहा है। नाउ डिफरेंशिएटिंग both terms inside the bracket, dy by dx of μ1 root under x square plus x square, μ1 constant है, और we have μ1 constant है, μ1 को ऐसे ही उसमें कोई चेंज नहीं होगा, μ1 constant रह जाएगा, और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ए 0 हो जाएगा फर्स्ट टर्म का, और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म का करें हम, क्योंकि dy बाई डी एक्स है तो इस टर्म पर करना होगा, RHS 0 है। अब फिर सेकेंड टर्म में भी μ2 कांस्टेंट है, तो μ2 तो वैसे ही इसको μ2 को वैसे ही लिख देंगे, μ2 ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे। और अब इसका सेकेंड टर्म का होगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट का जो डिफ्रेंसिएशन होगा तो 1/2 बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अब फिर बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स स्क्वायर का फिर करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बी कांस्टेंट है तो
यहाँ पर b का 0 हो जाएगा, फिर d भी कांस्टेंट है तो d माइनस एक्स स्क्वायर है लेकिन पावर 2 है तो पावर नीचे उतर जाएगा, पावर 2d माइनस एक्स 2d माइनस एक्स 2 माइनस 1 दैट इज 1, और फिर d माइनस एक्स का करना होगा तो d माइनस डी तो कांस्टेंट है 0 और x का हो जाएगा -1, तो 0 माइनस 1 इजकल टू -1, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा सेकेंड ब्रैकेट, 0 प्लस माइनस 2d माइनस एक्स और राइट हैंड साइड 0 है, तो ये यहाँ पर फिर से माइनस इस माइनस के कारण सेकेंड टर्म जो होगा μ2 माइनस 2d माइनस एक्स अपॉन 2b स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 0, RHS 0 है, तो इसको फिर उस साइड में कर देंगे, सेकेंड टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो इसको साइड चेंज कर देंगे और हमें मालूम हो गया ये ऑब्टेन हुआ μ1 इंटू 2x दैट इज μ1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2x इज 2x अपॉन 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म चूँकि यहाँ पर -0 -1 डी कांस्टेंट था तो डिफ्रेंसिएशन जो कांस्टेंट चीज़ है तो उसका चेंज का सवाल नहीं है, इसलिए उसका नो चेंज दैट इज 0, नो चेंज इन दी डी स्मॉल डी दैट इज 0 और इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, 0 माइनस 1 -1 तो माइनस, और यहाँ 0 ये 0 माइनस 2d माइनस एक्स होगा तो फिर 0 माइनस 2d माइनस एक्स दैट इज माइनस 2d माइनस एक्स, और माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं यहाँ पर आगे में प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, तो इस टर्म को हम RHS में कर देते हैं तो इक्वल टू हो जाएगा μ2 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 है तो उधर जाकर RHS में थी पॉजिटिव हो जाएगा, 2d माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 2b स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और इस टर्म में भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमें μ1 अब फिगर का फिर यूज करना पड़ेगा, एक्स अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए एक्स अपॉन रूट अंडर, ये एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो और ये एओ पैरेलल है इसके, AC पैरेलल है इनों के, इसलिए और उसको ये एओ जो इंसिडेंट लाइट है एक ऑब्लिक लाइन है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन को ऑब्लिक लाइन अगर क्रॉस करती है तो अल्टरनेट एंगल सेम होता है, तो ये एंगल आई है तो ये भी आई हो जाएगा। उसी ढंग से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है नॉर्मल NN डैश ON डैश और रिफ्लेक्टेड रे OB के बीच का एंगल R है तो ये एंगल भी, और फिर DB पैरेलल है ON डैश के और रिफ्लेक्टेड रे OB उसको क्रॉस कर रही है इस ऑब्लिक लाइन OB दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट OB, इन दोनों पैरेलल DB को दोनों पैरेलल लाइन से होकर के क्रॉस कर रही है, इसलिए ये एंगल R है, ये भी अल्टरनेट एंगल R हो जाएगा। इस टर्म में हमारा है x अपॉन रूट 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कौन डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा AO रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसी ढंग से OB हो जाए, ये OB हो जाएगा कितना, रूट अंडर b स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो ये एंगल सपोज करते हैं तो ये साइन आई, इसका साइन आई लेंगे तो ये सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर CO अपॉन AO दैट इज CO हम x माने हैं तो x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन आई हो गया। इस टर्म में x अपॉन है फर्स्ट टर्म में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन आई हो गया, तो μ1 इंटू साइन आई। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको ऑब्टेन हो जाएगा, और यहाँ μ2 इंटू अब d माइनस एक्स अपॉन b स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन R, ये एंगल R है तो ये ज्योमेट्री से अल्टरनेट एंगल R हो जाएगा, ये OBD एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है स्मॉल r, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट के बीच का एंगल, तो ये साइन R इसमें सपोज इस एंगल में सपोज करेंगे साइन R, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज d माइनस एक्स अपॉन OB, और OB कितने के इक्वल है, रूट अंडर b स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस रूट अंडर b स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर इस टर्म की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाला टर्म उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है तो उसको हटा देते हैं, तो हमें आ गया RHS में आ गया क्या, साइन R इजकल टू परपेंडिकुलर d माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेनस OB दैट इज रूट अंडर b स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज साइन R। देयरफॉर ऑप्शनल लॉ हमें ऑब्टेन हो गया, होने जा रहा है, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, साइन I बाई साइन R इजकल टू हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, और यही तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है विच इज स्नेल्स लॉ, और इसको इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 2 रोमन में सपोज कर लेते हैं 2, एंड दिस इज स्नेल्स लॉ दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्नेल्स लॉ विच इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस प्रकार सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्मर प्रिंसिपल का यूज करके हमने ऑब्टेन कर लिया। अब
जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को डिड्यूस किया था, एस्टेब्लिश किया था फर्मर प्रिंसिपल का यूज करके और लॉजिकली, तो उसी ढंग से यहाँ भी कर सकते हैं। और उसमें क्या होगा कि लाइट रे अब ए ओ बी पाथ को कवर कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये पाथ जब पॉइंट ओ का पोजीशन ऐसा हो जिससे कि अब ए ओ बी का पाथ इस ढंग से होगा कि माने फर्मर प्रिंसिपल के यूज से ये पाथ कवर्ड बाय द लाइट शुड बी मिनिमम, और टाइम टेकन बाय द लाइट टू कवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी शुड बी मिनिमम। तो उसके लिए पाथ कवर्ड बाय द लाइट, ऑप्टिकल पाथ कवर्ड बाय द लाइट शुड बी मिनिमम। तो उसके लिए कब होगा वैसी सिचुएशन तब होगा जब ए ओ तथा ओ बी जो दोनों मतलब ए ओ तथा ओ बी को इंटरसेक्ट करने, बी ओ को इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है वह इस प्लेन के मतलब जो ये बाउंड्री सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो, मतलब एक प्लेन में हो। मतलब ए ओ और ओ बी जब एक प्लेन में होगा तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ जो होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ शुड बी परपेंडिकुलर टू द मतलब जब ए ओ तथा ओ बी सेम प्लेन में होगा तो यह प्लेन क्या होगा, सेम प्लेन, और यह प्लेन जो पॉइंट ओ से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ से पास करने वाला जो सरफेस है एक्स एक्स डैश उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ए ओ तथा ओ बी एक्स एक्स डैश के जो बाउंड्री सरफेस है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। और चूंकि नॉर्मल भी एक्स एक्स डैश के क्या है, परपेंडिकुलर ही है, प्लेन में ही है, परपेंडिकुलर ही है। तो उस सिचुएशन में ए ओ, इंसिडेंट रे ए ओ, रिफ्लेक्टेड रे ओ बी और नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में ए ओ तथा ओ बी है, क्योंकि ए ओ तथा ओ बी का प्लेन एक प्लेन में है और जो प्लेन रिफ्लेक्ट जो बाउंड्री सरफेस है एक्स एक्स डैश उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ए ओ, ओ बी एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। So the plane of AO and OB, incident light AO and reflected light OB is perpendicular to, that plane is perpendicular to the boundary surface XX dash. Since incident since AO, incident light ray AO and reflected light ray OB lie in one plane which is perpendicular to the boundary surface xx dash, which is perpendicular to the boundary surface xx dash when the path covered by the light AOB from one point A to other point B should be least। तो उस सिचुएशन में AO और OB सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगा और वह प्लेन बाउंड्री सरफेस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री सरफेस x x dash, but normal is also perpendicular to the boundary surface। तो इसका मतलब है कि AO जो प्लेन होगा AO और OB, इंसिडेंट लाइट रे AO का, रिफ्लेक्टेड लाइट रे OB का और नॉर्मल का, तीनों एक प्लेन हो गया, सेम प्लेन में हो गया। और विच इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सरफेस एक्स एक्स डैश नॉर्मल, वाइल normal NO is also perpendicular, normal NO is also perpendicular to the boundary surface xx dash, to the boundary boundary surface xx dash। अब इससे ये कंक्लूजन हुआ कि इंसिडेंट लाइट रे AO, रिफ्लेक्टेड लाइट रे OB और नॉर्मल NO NN डैश का एक ही प्लेन होगा, तीनों एक ही प्लेन में हो गया। तो एंड इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देयरफॉर हेंस इंसिडेंट रे AO, रिफ्रैक्टेड रे OB and the normal NN dash all lie in one plane, that is same plane, which is first law of refraction, जो कि अपवर्तन का पहला नियम है। इस प्रकार रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ भी डिड्यूस हो गया यूजिंग फर्मर्स प्रिंसिपल। एंड द नॉर्मल NN dash will also lie in the same plane, will lie in one plane, will also
be lie in the same plane, will also lie in the same plane, and this is first law of refraction. तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी फर्मर्स प्रिंसिपल के हेल्प से यूज से डिड्यूस हो गया, और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन sin I by sin r = mu 2 by mu 1, which is Snell's law, which is also called second law of this is second law of refraction, which is also called Snell's law. इस प्रकार फर्मर प्रिंसिपल के यूज के हेल्प के फर्मर प्रिंसिपल का यूज करके हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बोथ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऑब्टेन किया। मतलब प्रकाश का परावर्तन के दोनों नियम और प्रकाश का अपवर्तन के दोनों नियम को हमने फर्मर्स प्रिंसिपल के यूज करके ऑब्टेन कर लिया, जो कि हमारा उद्देश्य भी था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्मर्स प्रिंसिपल पर। फर्स्ट पार्ट में मैंने जो डिस्कस किया था स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्मर्स प्रिंसिपल, तो एक टाइप का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में पूछता है, और दूसरे टाइप का उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यूजिंग फर्मर्स प्रिंसिपल डिड्यूस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो रहता ही हर यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में। पार्ट 2 BSc पार्ट 2 फिजिक्स का पेपर, चाहे वो ऑनर्स पेपर हो, सब्सिडियरी हो या जनरल कोर्सेस हो, उसमें पूछा जाता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर 2 BSc पार्ट 2 फिजिक्स का जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत था वह समाप्त हुआ। लेकिन अभी भी फर्मर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन पर आधारित भी, जैसे कि मिरर फार्मूला, सिंगल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फार्मूला या लेंस मेकर फार्मूला, तो तीनों फार्मूला को मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा, जो कि फर्मर्स प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में के पेपर्स में BSc पार्ट 2 के पेपर्स में मैंने इस पर भी इस पर आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मतलब फर्मर प्रिंसिपल के एप्लीकेशन पर भी आधारित बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये नहीं पूछा तो किसी ईयर में वो भी पूछता है, या किसी यूनिवर्सिटी में अलग अलग, किसी में लॉज ऑफ डिडक्शन पूछा, किसी में स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्मर प्रिंसिपल पूछा, किसी में डिडक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग फर्मर प्रिंसिपल पूछा, या किसी में ऑब्टेन मिरर फार्मूला यूजिंग फर्मर प्रिंसिपल, ऑब्टेन लेंस मेकर फार्मूला 1/f = mu - 1 1/r1 - 1/r2 यूजिंग फर्मर प्रिंसिपल। तो इसके अलावा भी फर्मर प्रिंसिपल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में BSc पार्ट 2 की परीक्षा में, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। मेरा उद्देश्य है कि पूरा जो सिलेबस है, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी सिलेबस में टॉपिक है, उसको टच करते हुए जिससे कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच सके, और उसके लिए मैं जहां तक संभव होगा उसके लिए प्रयास करूंगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों तो सब्सक्राइब करना भी न भूलें, क्योंकि अभी तो केवल शुरुआत है BSc पार्ट 2 फिजिक्स कोर्स का। अभी केवल 2 लेक्चर मैंने किया है, अभी तो काफ़ी कुछ आना है अभी। तो इसी के साथ हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जो लेक्चर 3 होगा उसमें मिलेंगे, और उसमें वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ फर्मर प्रिंसिपल के साथ। थैंक यू वेरी मच।